Good morning, India. दोस्तों, today's session is related to if. If is used as a conjunction and noun in English grammar. दोस्तों, अगर if को हिंदी में डिफाइन किया जाए तो इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं, यदि और अगर। हम इन दोनों ही वर्ड्स को लेकर इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इफ़ को ज़्यादातर कंडीशन के रूप में यूज़ किया जाता है। मीन्स इफ़ इज़ अ कंडीशनल वर्ड, मीन्स इफ़ को कंडीशन के अनुसार यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे इफ़ को कौन कौन सी कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इफ़ को यूज़ करने के लिए, उससे सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। चलिए आज हम कंडीशन के माध्यम से इफ़ को यूज़ करने के तरीके सीखते हैं। सिंपल वे में हम इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। इफ़ मीन्स यदि, मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ कंडीशन। मीन्स जब हम कभी किसी काम को करने के लिए कंडीशन बनाते हैं, और कंडीशन हमेशा दो स्थितियों में बनती है। मीन्स कि इसके लिए हमें दो सेंटेंसेस बनाने होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक कंडीशन बनाई कि यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस क्रिएट किए। सबसे पहला, यदि तुम मेहनत करते हो या करोगे तो सफल हो जाओगे। अब आप सफल कब होंगे? जब पहली कंडीशन पूरी करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस की शुरुआत इफ़ से करते हैं। और दोस्तों, इफ़ मीन्स इमेजिनेशन। इसके लिए हमें इमेज करना होता है। और जब भी हम कभी किसी सेंटेंस के लिए कोरी कल्पना करते हैं, मीन्स सिंपल इमेजिनेशन करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत इफ़ से होती है। इफ़ के बाद हम सीधा सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, और सब्जेक्ट के ठीक बाद हम एक्शन मीन्स वर्ब को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों, इफ़ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्ब की, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते जाते हैं। कभी कभी इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, कभी कभी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ की जाती है, एंड कभी कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ की जाती है। ये कंडीशंस जो बनती हैं वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी जो कंडीशन है, मैं सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इफ़ सब्जेक्ट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी एक सेंटेंस फ्रेम किया था कि यदि तुम मेहनत करते हो तो सफल हो जाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ वर्ड को यूज़ करेंगे। मीन्स सेंटेंस की शुरुआत इफ़ से होगी। यहाँ पर मैं कैसे सेंटेंस बनाऊँगा? इफ़ यू वर्क हार्ड। दोस्तों, मेहनत करना, वर्क हार्ड। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया इफ़ यू वर्क हार्ड। दोस्तों, अब सेकंड सेंटेंस जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो हमेशा फ्यूचर में क्रिएट होता है। मीन्स फ्यूचर में बनाया जाता है। उसके लिए हम ओनली विल का यूज़ करते हैं, और विल के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। मीन्स इसकी जो कंडीशन होती है वो प्रेजेंट कंडीशन होती है। और दोस्तों, जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस के रूप में क्रिएट होता है। अब हम सेंटेंस को पूर्ण रूप से बोलते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सक्सीड यहाँ पर एक एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पर इस सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों, इफ़ को यूज़ करने की एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, कभी कभी हम विद्यार्थियों से बात करते हैं और उनसे एक ही बात कहते हैं, यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। दोस्तों,
अच्छे से पढ़ाई करना, स्टडी वेल, और पास होना मतलब एग्जाम में पास होना, पास दी एग्जाम। तो अगर मुझे इस सेंटेंस को पूरा करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, सेंटेंस की शुरुआत इफ से करूँगा, उसके बाद किसका यूज करूँगा, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मैं सेकेंड सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ, इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास दी एग्जाम। दोस्तों अभी मैंने एग्जाम से पहले THE को दी बोला है। जी हाँ, दा को हम दी भी बोलते हैं या पढ़ते हैं या प्रोनाउंस करते हैं। दोस्तों दा को दो ही कंडीशंस में हम दी के रूप में प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले दा के बाद, इन द सेंस कि दा के बाद अगर कोई भी वर्ड जिसका पहला लेटर AEIOU से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो उस कंडीशन में हम दा को दी के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा कि जब हम किसी नाउन को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो उस नाउन से पहले दा को हम दी के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट प्रिंसिपल। और दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल। अब दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड से मैंने पहले द का यूज़ किया है। अब यहाँ पर अगर मुझे द को दी प्रोनाउंस करना है तो ऐसी कंडीशन में मैं प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस दूंगा और फिर मैं यहाँ द को दी के रूप में प्रोनाउंस कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं, आई वॉन्ट टू मीट दी प्रिंसिपल। इस सेंटेंस में देखिए दोनों ही सेंटेंसेस दोस्तों इक्वल हैं, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जब मैंने उसको प्रोनाउंस किया तो प्रिंसिपल से पहले दा को दी प्रोनाउंस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो हम दो ही कंडीशंस में दा को दी प्रोनाउंस करते हैं। पहला कि दा के बाद जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग जो वर्ड है वो वॉवेल से शुरू होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि नाउन को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम दा को दी के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा इसकी और कोई कंडीशन नहीं है। अब आप समझ चुके हैं कि दा को हम दी के रूप में कब यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ करना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों हम फिर से एक बार अपने सेंटेंसेस पे वापस आते हैं, विल कम बैक। और दोस्तों हम बात कर रहे थे इफ़ की, तो यहाँ पर मैंने आपको दो ही कंडीशंस आपको बताई हैं। पहला कि हम सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में क्रिएट करते हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस हम फ्यूचर टेंस में क्रिएट करते हैं। दोस्तों जब हम कंडीशनल दो सेंटेंसेस की बात करते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके ठीक बाद हम एक कॉमा का यूज़ करते हैं। उस कॉमा को लगाने के बाद, यूज़ करने के बाद हम सेकंड सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और लास्ट में सेंटेंस के हम फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड कंडीशन ऑफ इफ़। सेकंड कंडीशन में इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से लर्न करते हैं। दोस्तों जब हम कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं कि यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, मीन्स हम सामने वाले के लिए ऐसा इमेज करते हैं कि वो अगर किसी दूसरे की तरह होता या किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर होता तो वो क्या करता। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस की शुरुआत इफ से करते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के ठीक बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म वर का यूज़ करते हैं। दोस्तों कई लोग यहाँ पर वॉज का यूज़ भी करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पर इस कंडीशन में इफ़ के साथ वर का यूज़ ही किया जाता है। अगर आप वॉज का यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर यू विल बी रॉन्ग। तो दोस्तों हमें यहाँ पर वॉज की जगह वर का यूज़ करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। मेक इट अ पॉइंट।
दोस्तों, तो हम सेंटेंस को बनाते हैं। इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहां पर दोस्तों इतना याद रखिएगा कि जब हमने पहला सेंटेंस बिगिन किया तो यहां पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म वर का यूज किया। तो जब हम सेकंड सेंटेंस क्रिएट करेंगे या करते हैं तो उसको भी हम सेकंड फॉर्म में क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम जब सेकंड सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो उसकी शुरुआत हम वुड से करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम सेकंड सेंटेंस को फ्रेम करते वक्त उसकी शुरुआत विल से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इंग्लिश ग्रामर में कोई सेंटेंस सेकंड फॉर्म में शुरू होता है तो सेकंड सेंटेंस भी सेकंड फॉर्म में एंड होता है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनाया गया तो उसका अंत प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। तो ये ग्रामर के कुछ रूल्स हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। ये रूल्स थोड़े हार्ड हैं दोस्तों, लेकिन ये आपके बहुत काम आने वाले रूल्स हैं। इनको दिमाग में रखिएगा और जब आप इंग्लिश बोलें तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते वक्त, लिखते वक्त आप इन रूल्स को ध्यान में रखकर ही सेंटेंसेस लिखें या बोलें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सेंटेंस को वुड से शुरू करते हैं। What would you do? दोस्तों, जब हम इफ से क्वेश्चन बनाते हैं तो आंसर भी इफ से देते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सपोज करते हैं कि मैं अपने आप को मान लेता कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। दोस्तों, अगर मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता तो मैं इस देश से जातिवाद खत्म कर देता। जातिवाद के कारण कई लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो लड़ाइयाँ धर्म को लेकर होने लगती हैं, फिर हमारी मानव जाति पर लड़ाइयाँ होती हैं, उसको ठेस पहुँचती है। इसलिए अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं कास्टिज्म को दूर कर देता, रिमूव कर देता। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इफ आई वर, दोस्तों यहाँ पर मैंने आई के साथ वर का यूज़ किया है। ये केवल ऐसा एक्सेप्शनल सेंटेंस है जो आई के साथ वर का यूज़ करता है। अन्यथा दोस्तों पूरी इंग्लिश में, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे अमेरिकन हो, पूरी इस दुनिया में जितने भी इंग्लिश बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, वो सभी जानते हैं कि आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में एम और पास्ट में वॉज का यूज़ होता है या किया जाता है। लेकिन ये ओनली एक्सेप्शनल सेंटेंस है जिसमें आई के साथ वर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव कास्टिज्म फ्रॉम इंडिया। दोस्तों मैं तो यही करता और दूसरों का तो मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या करते, हो सकता है मुझसे और कुछ बेहतर करते। चलिए दोस्तों, ये इफ़ को यूज़ करने की सेकंड कंडीशन है और ये कंडीशन इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश स्पोकन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं और इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसको यूज़ करते वक्त इसके रूल्स का ध्यान रखना इट्स मस्ट। दोस्तों सेकंड कंडीशन में इफ़ को यूज़ करते वक्त हम किसी व्यक्ति के जैसा होने या उसके जैसा बनने की कल्पना करते हैं और ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जो पास्ट में महसूस की जाती है या क्रिएट की जाती है या फील की जाती है। दोस्तों अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर आप चिड़िया होते, देखो आप चिड़िया तो है नहीं, लेकिन मैं ऐसी इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि आप एक बर्ड होते
तो आप क्या करते? चलिए सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इफ यू वर अ बर्ड, अ बर्ड यहाँ पर यूज इसलिए किया गया क्योंकि हम एक बर्ड के होने जैसी कल्पना कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस में अ बर्ड का यूज किया गया। तो आप क्या करते? व्हाट वुड यू डू? दोस्तों अगर बात मेरी करें, कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछता तो मैं बड़ा सिंपल आंसर देता, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देता कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं खुले आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दोस्तों जब हम इस टाइप से सेंटेंसेस बनाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। वी इंजॉय इंग्लिश, अवर कॉन्वर्सेशन, और बहुत अच्छा महसूस होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ नए सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। सेकंड कंडीशन में इफ से आप बहुत सारे नए सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। दोस्तों चलो इमेज करते हैं कि अगर आप एक जादूगर होते तो आप क्या करते? इफ यू वर अ मैजिशियन, जादूगर को मैजिशियन कहते हैं। व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करते अगर एक मैजिशियन होते? चलिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं। इफ आई वर अ मैजिशियन, अगर मैं एक मैजिशियन होता तो मैं इस दुनिया से कोरोना जड़ से हटा देता, जड़ से मिटा देता। किसी चीज़ को जड़ से मिटाना, रूट इट आउट, तो मैं कोरोना को जड़ से मिटा देता। इफ आई वर अ मैजिशियन आई वुड रूट कोरोना आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। दोस्तों अब चलिए हम थर्ड कंडीशन शुरू करते हैं इफ की, कि थर्ड कंडीशन क्या होती है। दोस्तों कभी कभी हम जब इमेज करते हैं कि सपोज करें आपके घर के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और जोर जोर से चिल्लाकर वो आपको गाली देता है। दोस्तों गाली देने को बोलते हैं अब्यूज। दोस्तों इस वर्ड को कई लोग एब्यूज भी बोलते हैं। इसका सही उच्चारण एब्यूज नहीं है, इसको सही रूप से अब्यूज बोलते हैं और यही इसका सही उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। दोस्तों तो मैं अभी बात कर रहा था कि कोई व्यक्ति आपके घर के सामने खड़ा हुआ है और जोर जोर से गाली दे रहा है, तो और ऐसी अगर कोई कंडीशन बनती है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अब मैंने देखिए दोस्तों यहाँ पर ये घटना मतलब कंडीशन मैंने बनाई है, ये अभी घटित नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि यदि आपके घर के सामने कोई खड़ा हुआ है और वो जोर जोर से अब्यूज कर रहा है आपके लिए, तो आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? चलिए अब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सेंटेंस की शुरुआत हम इफ से करेंगे। इफ somebody, अब यहाँ कोई व्यक्ति के लिए मैंने somebody वर्ड का यूज किया है। दोस्तों ये चार लोग हैं जिनको हम कोई व्यक्ति के रूप में मानते हैं। जैसे मैंने अभी एक वर्ड बताया आपके लिए somebody, मतलब कोई, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मीन्स मेल फीमेल दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अभी मैंने एक वर्ड बताया आपको somebody। दूसरा इसी से रिलेटेड होता है nobody। nobody मीन्स कोई नहीं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि वहाँ मत जाओ, कोई नहीं है वहाँ, डोंट गो देयर, देयर इज नोबडी। इस तरीके से नोबडी का यूज मैंने आपको बताया। दोस्तों तीसरा होता है एनीबडी। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि भाई तुम तो किसी को भी बता कर आओ उनकी फैमिली में, बस ये बता कर आओ कि 10 तारीख को पार्टी में आना है। गो देयर एंड टेल anybody to come in party, everybody मीन्स अगर यहाँ पर 20 लोग बैठे हुए हैं और मुझे ये कहना हो कि एक एक लड्डू सभी को दे दीजिए, मीन्स गिव लड्डूस टू एवरीबडी। तो यहाँ पर मैं एवरीबडी सभी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये चार लोग हैं, somebody, nobody, anybody, everybody। इनको इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर
सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के रूप में माना जाता है। चलिए दोस्तों, अपने सेंटेंस पर वापस आते हैं। तो हमने अभी एक सेंटेंस क्रिएट किया था कि कोई अगर गाली देता है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। अब सेंटेंस की शुरुआत इफ से करते हैं। इफ somebody abuses you। दोस्तों, अब्यूज में यहाँ पर एस का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि अब्यूज एक प्लूरल वर्ब है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं somebody मतलब ही या शी में किसी एक व्यक्ति की। और जब हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के साथ हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंस को यूज़ करते हैं। इसीलिए हम सेकंड सेंटेंस को विल के साथ क्रिएट करेंगे और करते हैं। तो इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। इफ somebody abuses you, what will you do? ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। दोस्तों, इफ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर भी इफ से ही दिया जाता है या शुरू होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं कि आप क्या करेंगे अगर मुझे कोई गाली देता है। चलिए मान लेते हैं कि कोई मुझे गाली देता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता। दोस्तों, मैं तो उसको हवा में उड़ा देता, ऐसी बात को हंसी में उड़ा देता। किसी बात को हंसी मजाक में उड़ा देना, लाफ इट ऑफ। मैं ऐसी बातों को ध्यान नहीं देता हूँ और गौर नहीं फरमाता हूँ। तो अगर मुझे कोई गाली देता तो मैं उसको हंसी में उड़ा देता। अब मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, इफ somebody abuses me। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यू की जगह मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब आप सेंटेंस को बोल रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखकर मी ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो अभी मैंने आपको आंसर दिया, इफ somebody abuses me, I will laugh it off। चलिए दोस्तों, इफ से कुछ नए सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। दोस्तों, सपोज करो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ पार्टनर्स बना रखे हैं और दोस्तों, आपको कोई पार्टनर चीट करता है। देखिए, मैं केवल इमेज कर रहा हूं कि सपोज करें, मान लेते हैं कि कोई आपका पार्टनर आपको बिजनेस में चीट करता है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। किसी को धोखा देना या उसके साथ छल करना, चीट। तो यहाँ पर मैं आपसे एक कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। चलिए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इफ समवन मीन्स कोई भी। अभी मैंने somebody का यूज़ किया था, अब दोस्तों मैं someone की बात करूँ। ये भी 4 नाउन्स हैं। someone मीन्स ही शी में से कोई एक, someone, no one, anyone और everyone। दोस्तों, तो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि अगर कोई आपको चीट करता, इफ someone cheats you in business, what will you do? तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा कोई मेरे साथ करता है या करेगा तो फिर मैं उससे बदला लूँगा। बदला लेने को बोलते हैं टेक रिवेंज। दोस्तों, क्वेश्चन इफ से शुरू हुआ है, इफ से पूछा गया है, तो आंसर भी इफ से ही दिया जाएगा। तो चलिए हम आंसर देते हैं। इफ समवन चीट्स मी इन बिजनेस, आई विल टेक रिवेंज। दोस्तों, हमारी स्मार्ट टीवी आजकल ठीक से काम नहीं कर रही है। कोई चीज़ जो ठीक से सेवाएं नहीं दे रही हो या ठीक से काम नहीं कर रही हो, आउट ऑफ सर्विस। तो हमारी स्मार्ट टीवी आजकल आउट ऑफ सर्विस है, तो कैसे बोलेंगे। स्मार्ट टीवी इज़ आउट ऑफ सर्विस। सुबह पापा ने ऑफिस जाते जाते मुझसे कहा कि टीवी खराब है, इसको रिपेयर करवा लेना शाम तक। दोस्तों, पापा ने एक कंडीशन रख दी, शाम तक इसको ठीक करवा लेना। तो किसी भी चीज़ को ठीक करवाना या उसको ठीक करवाने के लिए दूसरों की सेवाएं लेना, मुझे तो टीवी ठीक करना आता नहीं है, रिपेयर करना आता नहीं है। तो दोस्तों, जब भी किसी काम को करवाने के लिए हम दूसरों की सेवाएं लेते हैं
तो उसके लिए हम एक ग्रामर का महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, गेट इट डन। दोस्तों गेट इट डन को अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं पूर्ण रूप से आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि टीवी को ठीक करवा लेना, गेट टीवी रिपेयर्ड। गेट इट डन का मीन्स, गेट मतलब दूसरों से सेवाएं लेना, इट मीन्स उस काम को करने की सेवाएं लेना, डन मीन्स एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पापा ने बोला गेट टीवी रिपेयर्ड, तो मैंने कहा पापा को ओके आई विल गेट इट रिपेयर्ड। दोस्तों शाम को पापा आते हैं और मैंने टीवी रिपेयर नहीं कराया, मुझे कोई अच्छा मैकेनिक नहीं मिला तो मैंने उसको नहीं करवाया। जैसे ही पापा शाम को आते हैं और उन्होंने एक सवाल पूछा कि टीवी का क्या हुआ, व्हाट अबाउट टीवी। अब दोस्तों वैसे ही पापा को गुस्सा आ रहा था कि टीवी खराब है 4-5 दिनों से, ऊपर से मैंने उनका काम नहीं करवाया। और जब हम पापा का काम नहीं करवा पाते या कर पाते हैं ठीक ढंग से, फिर वो ताने देना शुरू करते हैं। और पापा के ताने देना, उनको सहन करना, सुनना बड़ा कठिन है। तो पापा ने सीधा एक व्यंग्यवाद छोड़ा, तुम ना लीपने के हो ना पोतने के। दोस्तों कई बार हिंदी में हम लोग इस टाइप से वार्तालाप करते हैं जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना बड़ा मुश्किल है। अब ये भी कोई सेंटेंस है कि तुम ना लीपने के ना पोतने के, किसी काम के नहीं हो, तो यहाँ पर इसको कैसे बोलेंगे, यू आर नॉट फॉर पेंटिंग एंड डेंटिंग। ऐसे तो दोस्तों बोल नहीं सकते। अब अगर किसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि तुम किसी काम के नहीं हो, मतलब तुम ना लीपने के हो ना पोतने के, तो इसको सिंपल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए सीखते हैं। यू आर गुड, पहले इंसान की तारीफ कर देते हैं, फिर उसी सेंटेंस को पूरा करते हैं। फॉर नथिंग, अच्छी तो हो लेकिन किसी काम के नहीं हो, तो सेंटेंस को पूरा कैसे बोलेंगे, यू आर गुड फॉर नथिंग। और दोस्तों ताने देना तो पापा की आदत है, किसी को ताने देना। पास सरकास्टिक रिमार्क्स, सरकास्टिक मतलब व्यंग, रिमार्क्स वाण मतलब कि ताने मारना। तो दोस्तों सपोज करते हैं कि आपके घर मेहमान आए हुए हैं और पापा ने आपसे चाय बनाने को कहा और चाय थोड़ी फीकी बनती है। ऐसी कंडीशन में पापा आपको ताने मारते हैं। 10-20 रिश्तेदारों के सामने आप कैसा महसूस करेंगे, क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। इफ, अब दोस्तों यहाँ पर मैं somebody और someone का यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात आपके पापा की हो रही है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बोलूँगा, इफ योर फादर passes sarcastic remarks, what will you do? दोस्तों जब कंडीशन ऐसी हो कि रिश्तेदार बैठे हो और पापा ताने दे रहे हो, ऐसी कंडीशन में तो बस एक ही चीज़ पॉसिबल है कि बस कान को थोड़ा सा मोड़कर उनकी बात को अनसुना करते जाएं। किसी बात को अनसुना करना, टर्न अ डेफ ईयर। तो अगर मुझे पापा ताने देते हैं तो मैं उनकी बात को अनसुना कर दूंगा। इफ माई फादर passes sarcastic remarks, I will turn a deaf ear. दोस्तों let's discuss about fourth condition of if. In this condition, if को past के रूप में इमेज किया जाता है, मीन्स कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट हो चुका हो या पास्ट में कोई ऐसी हिस्ट्री बनी हो जिसके ऊपर हम इमेज करते हैं। और जब पास्ट में हम किसी काम को करने की इमेज करते हैं तो दोस्तों
ऐसी कंडीशन में हम हैड का यूज करते हैं और हैड के ठीक बाद एक्शन या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जब हम सेकंड सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें वुड हैव या कुड हैव का यूज करते हैं। मीन्स सेकंड सेंटेंस की शुरुआत वुड हैव और कुड हैव से होती है दोस्तों। या वुड हैव शुड हैव को सेंटेंस के बीचों बीच यूज किया जाता है, मीन्स सब्जेक्ट के ठीक बाद। चलिएगा हम एक इमेज करते हैं दोस्तों। 2019 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वो इंडिया हार चुकी थी, मीन्स सेमीफाइनल मैच इंडिया हार चुकी थी। मैच हारना, लूज द मैच, और मैच को जीतना, विन द मैच। वर्ल्ड कप जीतना, विन द वर्ल्ड कप। विन एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। फर्स्ट फॉर्म विन, सेकंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म वन। दोस्तों यहाँ पर मैं एक इमेज कर रहा हूँ कि यदि इंडिया अच्छा खेलती तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती। अब दोस्तों यह एक ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं हो सकती है। इट इज इम्पॉसिबल कंडीशन। 2019 निकल चुका है, इंडिया मैच हार चुकी। अब ना तो मैच दोबारा होगा और ना इंडिया मैच जीत सकती है। लेकिन मैं एक इमेज कर रहा हूं कि यदि इंडिया अच्छा खेलती तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती। मीन्स इसमें एक कंडीशन ये है कि यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता। हम इस टाइप से जब सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसकी शुरुआत इफ से होती है और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है और फिर सब्जेक्ट के ठीक बाद हेड का यूज किया जाता है और हेड के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों हम सेंटेंस को बिगन करते हैं। इफ इंडिया, इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है। इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, अच्छा खेलने को बोलते हैं प्ले वेल, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, इंडिया वुड हैव वन द मैच। दोस्तों याद रखिएगा 2019 इट्स अ पास्ट कंडीशन, इट कैन नॉट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन है इम्पॉसिबल कंडीशन है। फिर भी मैं इमेज कर रहा हूं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। दोस्तों किसी स्टूडेंट को बहुत कम मार्क्स आए हो, जब हम उससे आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि आखिर मार्क्स कम क्यों आए, क्या कंडीशन रही, क्या पोजीशन रही और ऐसी स्थिति क्यों बनी। और हमें उस स्टूडेंट से बोलना हो कि यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करते, मेहनत से पढ़ते तो और अच्छे मार्क्स आते। ठीक से पढ़ाई करना, स्टडी प्रॉपरली, और दोस्तों अच्छे अंक प्राप्त करना, गेट बेटर मार्क्स। गेट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि गेट भी इरेगुलर वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। दोस्तों कभी कभी हम गॉट को गॉटन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम आगे के एडवांस क्लासेस में जब ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स ग्रामर के विषय में डिस्कस करेंगे, उस समय मैं आपको इन सब चीज़ों के विषय में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों अभी हम इमेज कर रहे हैं एक स्टूडेंट के बारे में कि यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। अब ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि वो एग्जाम्स दे चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। फिर भी हम एक पास्ट में इमेज कर रहे हैं कि यदि वो ठीक से पढ़ाई करता तो अच्छे मार्क्स मिल जाते। चलिएगा, अगर मैं उस स्टूडेंट को मानता हूँ कि वो आप ही हैं और मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ कि यदि तुम ठीक से पढ़ते तो अच्छे मार्क्स आते। इफ यू हैड स्टडीड
properly. You would have got better marks. दोस्तों यहाँ पर जो मैंने सेकंड सेंटेंस में would have का यूज़ किया है उसकी जगह मैं could have का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस का जो मीनिंग है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि आप ढंग से पढ़ते तो अच्छे मार्क्स मिलते आपको, तो मैंने यहाँ पर वुड हैव का यूज़ किया था, लेकिन जब मैंने उसको कुड हैव के रूप में यूज़ किया तो उसका मीनिंग क्या निकला कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते थे। तो यहाँ पर हम एक पावर की इमेज कर रहे हैं दोस्तों, और पावर के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। दोस्तों एक नया सेंटेंस और नई कंडीशन क्रिएट करते हैं। चलिए दोस्तों, सपोज करें आपका कोई इंटरव्यू फेस करना, फेस एंड इंटरव्यू। आप उस इंटरव्यू में जाते हैं, फेस करते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। किसी जगह पर आपका चुनाव कर लेना, गेट सेलेक्टेड मीन्स आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, या हो सकता है इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोली हो आपने, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। दोस्तों अगर आप इस बात को स्वीकारते हैं कि आपने इंटरव्यू में इंग्लिश नहीं बोली, इसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अगर मुझे एक इमेज क्रिएट करनी है कि आप यदि इंग्लिश में बोलते तो इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते। इट मीन्स यदि आप इंग्लिश में बोलते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। इंग्लिश में बोलना, स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। दोस्तों अब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं। इफ यू हैड के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं एक्शन की या वर्ब की? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। इफ यू हैड स्पोकन इन इंग्लिश इन इंटरव्यू, यू वुड हैव के साथ भी दोस्तों हम एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी हम एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड। और एक्शन की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है? गॉट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यू वुड हैव गॉट सेलेक्टेड। इस तरीके से हम फोर्थ कंडीशन में इफ का यूज कर सकते हैं और कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेहनत कर आगे कामयाब होना चाहते हैं तो जितनी भी कंडीशंस आपको इफ के लिए बताई गई हैं उन सभी से रिलेटेड आप और नए क्वेश्चंस बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए, ताकि आप इफ को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीखें अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपने ग्रुप में। और दोस्तों इफ की एक नेक्स्ट कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिफ्थ कंडीशन अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों कभी कभी हम ऐसी इमेजिनेशन कर लेते हैं कि कोई चीज़ जो हमारे पास नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन हम ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी इमेज करते हैं कि वो चीज़ मान लेते हैं आपके पास हो या होती, तो आप क्या करते हैं? चलिए यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करते हैं। एरोप्लेन को हम एरोप्लेन ही बोलते हैं, लेकिन उसका छोटा रूप या जिसको हम बोलते हैं चॉपर, इट्स कॉल्ड अ मिनी एरोप्लेन। इसको मिनी एरोप्लेन बोलते हैं। दोस्तों सपोज करते हैं, देखिए आपके पास चॉपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इमेज कर रहा हूँ कि यदि आपके पास चॉपर होता तो आप क्या करते? ऐसी कंडीशन में क्या करते आप? अब यहाँ पर मैं इमेज कर रहा हूँ इफ यू हैड। दोस्तों यहाँ पर हैड जो है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? उसकी भी एक कंडीशन है। दोस्तों हैड हैव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। हैव एक एक्शन और टाइम वर्ड के रूप में यूज होता है। यहाँ पर हैव एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और किया जा रहा है। दोस्तों
जब हम बात पास्ट की करते हैं और वो भी सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम केवल एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म हैड का यूज किया कि यदि आपके पास चॉपर होता। अब मैं सिंपल इमेज कर रहा हूँ पास्ट की, यदि आपके पास ये चीज होती तो आप क्या करते। जब हम सेंटेंस को पास्ट में इमेज करते हैं तो सेकंड फॉर्म के साथ सेंटेंस को बिगिन करते हैं और इसके साथ जो अगला सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं, फ्रेम करते हैं, उसको हम वुड से शुरू करते हैं या उसकी शुरुआत वुड से होती है। क्यों? क्योंकि ग्रामर का रूल है, जब पहला सेंटेंस सेकंड फॉर्म में बनाया गया हो तो सेकंड सेंटेंस भी सेकंड फॉर्म में बनाया जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक इमेज कर रहे हैं कि आपके पास चॉपर होता तो क्या करते। इफ यू हैड अ चॉपर व्हाट वुड यू डू। अब आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे कि यहाँ पर हैड क्या है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सपोज करें अगर मेरे पास चॉपर होता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। मीन्स दुनिया की सैर करना, गो ऑन वर्ल्ड टूर। तो दोस्तों, मैं चॉपर से पूरी दुनिया की सैर करता। इफ आई हैड अ चॉपर आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। दोस्तों, लेट्स रिकॉल प्रीवियस क्लासेस। एक प्रीवियस क्लास में आपको मैंने हैड के विषय में एक्सप्लेन किया था। याद करिएगा, बेसिक क्लासेस में मैंने हैड की एक पूरी क्लास आपके साथ डिस्कस की थी और हैड की क्या क्या कंडीशंस थी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। दोस्तों, जिन लोगों ने हैड की ये कंडीशन या क्लास अटेंड नहीं की थी या नहीं कर पाए थे, वो हमारे प्रीवियस बेसिक कोर्स में जाकर के प्लेलिस्ट से निकाल करके उस वीडियो को वॉच करके इस कंडीशन को लर्न कर सकते हैं कि हेड को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे पास आज से कई दिनों पहले थी, पास्ट में थी, लेकिन वो आज नहीं है। अगर जैसे मुझे बोलना है कि मेरे पास बचपन में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी दोस्तों, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी आज मेरे पास नहीं है। अगर आज मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी होती तो मैं उसको बोलता आई हैव गॉट अ ब्लैक एंड वाइट टीवी, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी आज मेरे पास नहीं है। वो मेरे पास पहले थी और वो भी कब? मेरे बचपन में। बहुत लंबी बात है, बात पास्ट की हो रही है और जब बात पास्ट की करते हैं तो सेकंड फॉर्म में आंसर देते हैं आई हैड। और दोस्तों, हैड के बाद जो भी चीज़ हमारे पास पहले थी, हम हैड के बाद ठीक उस चीज़ का नाम यूज़ करते जो हमारे पास पहले थी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले थी बचपन में। आई हैड अ ब्लैक एंड वाइट टीवी इन माई चाइल्डहुड। तो दोस्तों, जब मैंने आपके साथ प्रीवियस क्लास में हैड को यूज़ किया था तो हैड के बाद मैंने उस चीज़ का नाम आपको बताया था कि हैड के बाद हमें ठीक उस चीज़ का नाम यूज़ करना जो हमारे पास पहले थी। तो उसी कंडीशन को लेकर दोस्तों आज मैं ये कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई चीज़ होती तो आप क्या करते। अब दोस्तों, हम एक नया सेंटेंस फ्रेम करते हैं। चलो मान लेते हैं आपके पास एक जादू की छड़ी होती। जादू की छड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं आ मैजिकल स्टिक, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, कोई भी चीज़ खत्म कर सकते हैं। आप अपना रूप बदल सकते हैं, आप कोई रूप धारण भी कर सकते हैं। यू कैन एज्यूम एनी थिंग। दोस्तों, चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। इफ यू हैड अ मैजिकल स्टिक व्हाट वुड यू डू। यहाँ पर भी दोस्तों वुड का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला सेंटेंस सेकंड फॉर्म में तो दूसरा सेंटेंस भी सेकंड फॉर्म में बनाया जाएगा। तो चलिए, अगर कोई मुझसे ये कहता है कि अगर आपके पास एक मैजिकल स्टिक होती तो आप क्या करते। दोस्तों, अगर मेरे पास मैजिकल स्टिक होती तो मैं इस दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाता, हर जगह खुशी ही खुशी। इफ आई हैड अ मैजिकल स्टिक आई वुड स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के चारों ओर खुशी ही खुशी फैलाता मैं। तो दोस्तों, हम इस तरीके से इन 5 कंडीशंस में इफ का यूज़ करके
नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इफ़ जो आज आपको एक प्रॉब्लम करता था, अब वो आज से आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, नए नए सेंटेंसेस बनाते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्तों, तो जितनी भी चीज़ें आपने लर्न की हैं वो धीरे धीरे आप भूलते जाएंगे। तो प्लीज़, जब आप इतनी मेहनत से वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके साथ साथ आप थोड़ा सा हार्ड वर्क और करना शुरू करें, जिससे ये इंग्लिश इतनी खूबसूरत हो कि आप अपने फ्यूचर में हर कदम पर कामयाब हो सकें और दूसरों से आप अपनी इंग्लिश और बेहतर करें, पहले से आप अपने आप को और बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।